बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने यह हादसा अपनी आंखों से देखा। हाँ भाई, क्या देखा तुम लोगों ने? जनाब मैं गड्डी चला रहा थी, वो अचानक मेरी गड्डी के सामने आ गई। और क्या देखा किसने? साहब मैंने देखा उसे, वहां से आ रही थी चलते हुए। वहाँ से? हाँ साहब, वहां से। जीत, पता करो ये खेत है किसका? यस सर। औरतों को हम देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ एक दिखावे की तरह मंदिरों और हमारे पूजा घरों तक ही सीमित रह गया है। औरतों के साथ लगातार हो रही हिंसा इस बात का सबूत है कि देवी कहे जाने वाली हमारी समाज की महिलाएं ऐसे कई दानवों से घिरी हुई हैं जो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं। सरेआम एक औरत को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और कोई उसे बचाने तक नहीं आता। कौन थी ये औरत और क्यों हुआ था उसके साथ ये दिल दहला देने वाला अपराध? का चाचा का खबर है इस देश की? अरे बेटा, क्या बताएं इस देश की खबर। वो फरीदपुर है ना, उसमें एक औरत को जिंदा जलाई दिया है। काकी, आपने हमारी मोनी को देखा था? अरे कहाँ जा रही हो? नया ब्यूटी पार्लर खुला है, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा मैं भी चलूंगी। अरे बिटिया, ये नया ब्यूटी पार्लर कहाँ खुला है? पल्ली पार्क खुला है। नहीं जाएंगे वो ब्यूटी पार्लर, तो को बता के जाएंगे। कोई जरूरत नहीं हमको बताने की। वैसे भी तुम आजकल अपनी मर्जी करने लगी हो। करो। अम्मा रहने दो, कितनी बार कहा है पूछ के जाया करो, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा माफ कर दो, नहीं जाएंगे उसके पास। हम तोरी फिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हम रहने दे, क्योंकि हमें तेरी चिंता है। और वो ब्यूटी पार्लर वाली कोई जादू करनी है का तो तुझे सुंदर बना देगी? तुझे तो समझ में आता नहीं है, पैसे खर्च होते हैं। अरे तुझे कहाँ जरूरत है सुंदर बनने की? तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, तू तो हमारी परी है, परी। तुझे ये बात समझ में कहाँ नहीं? अम्मा माफी मांग रहे हैं ना, नहीं जाएंगे। अरे शंकर भैया। मोनी। अम्मा देखा तुमने, शंकर भैया आए हैं। शंकर भैया। कैसी है मेरी बहन? बहुत अच्छी, आओ बैठो। हाँ, काकी किधर है? काकी ऊपर। भैया इतने दिनों बाद याद आई हमारी। अरे पगली, याद तो आती है, बस आने का समय नहीं मिल पाता। समय नहीं मिलता या फिर दिल नहीं करता? अरे प्रणाम काकी। खुश रहो शंकर। काकी, इस रक्षाबंधन पर हम आपको और मोनी को घर ले जाने के लिए आए हैं। वो तो ठीक है शंकर, पर तुम तो जानते ही हो कि इनके जाने के बाद हमने मोनी को अकेले ही पाला है। और जेठ जी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, कितनी जल्दी गुस्सा आता है उनको। हम नहीं चाहते कि हम मोनी को लेकर जाएं और वो मोनी को कुछ कहें और हमें गुस्सा आ जाए, इसलिए हमने तय किया है कि हम नहीं जाएंगे। काकी आप परेशान ना हो, और बाबूजी ने हमको खुद ही भेजा है, और मोनी का ध्यान हम खुद रखेंगे। एक लौती बहन है हमारी। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम मोनी को भेज देते हैं, पर हम नहीं जा पाएंगे। हम गए तो फिर दुकान कौन देखेगा? अच्छा आजा, तुम यहीं रुको, कल सवेरे जाना। ये ठीक है काकी, तू जल्दी से सामान बांध चल। साहब मैं करतार सिंह, ये खेत मेरे पियो दे। जब हादसा हुआ था साहब, मैं यहीं था। एक व्यक्ति वहाँ उस जगह रुकती है और दरवाजा खुला, 3 लोग नीचे उतरे उसमें से। वो औरत चीख पुकार रही थी साहब, जैसे मानो किसी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा हो। इससे पहले मैं उस औरत को बचाने जाता, उस औरत को बुरी तरह से जला चुके थे।
तो हाँ भाई करतार उस गड्डी का नंबर याद है तेन? सब गड्डी का नंबर तो याद नहीं, पर हाँ एक बंदा था। पीछे लड़की की हड्डियां 4 जगह से टूटी और लेफ्ट आर्म में गहरी घाव के निशान। दोनों आंखें निकाली हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, इस लड़की की उम्र क्या रही होगी? करीब 20 साल। अभी इंटरनल रिपोर्ट आना बाकी है, वो मैं कल तक आपको भेज देता हूँ। ताऊ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। आ गई? अच्छा किया, बड़ी समझदार है बिटिया। अब ये समझदारी तुम्हारी माँ में होती तो जमीन जायदाद के ऊपर झगड़ा नहीं होता। का जमीन इंसान से बढ़कर होती है। हाँ? कौन समझाया तुम्हारी माँ को? बाबूजी आप भी ना बस पुरानी बातें लेके बैठ जाते हो। मोनी तू अम्मा के साथ जा और आके तैयारी कर। ये लो। अब क्या? मेरी गिफ्ट। थैंक यू भैया। क्या है क्या है भैया? लो बिटिया, ये हमारी तरफ से ले ले। लेकिन देखो इधर उधर खर्च मत करना, आजकल के बच्चे बहुत खर्च करते हैं। सर ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। क्या फाइंडिंग्स है? सर उस लड़की को एड्स था और वो प्रेग्नेंट भी थी। देवेंद्र इनकी रिपोर्ट लिख ले। कहीं उसका खून एड्स की वजह से तो नहीं हुआ? मुमकिन है सर, इन इलाकों में एड्स को एक कलंक माना जाता है। हो सकता है उसकी फैमिली ने शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे कत्ल कर दिया हो। जलाया तो ठीक है, लेकिन इन्नी बहरमी नाल क्यों? किसी की फैमिली इन्नी बहरम किस तरह हो सकती है जीत? मुमकिन है सर, इन इलाकों में कुछ भी हो सकता है। मुद्दा ये खड़ा होता है कि कुड़ी ने एड्स हुआ किस तरह? अपने पति तो मिले या फिर गलत ब्लड चढ़ गया? सर मुझे लगता है वो धंधे वाली भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। अब ये तभी पता चलेगा जब लाश की शिनाख्त होगी। अच्छा वो मिसिंग रिपोर्ट आई? रिपोर्ट्स आई हैं सर, लेकिन कोई भी इस बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही। 2 स्टेट से अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। ऐसे ही आती है मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। मामला कुछ उलझता जा रहा है जीत, चल देखते हैं। हाँ काकी राधे राधे। काकी हम सोचे मुनिया को पहले बाजार जरा घुमा देते हैं, फिर उसके बाद 2:30 बजे वाली बस पे बैठा दूंगा। हाँ भैया। और नहीं काकी हम तो नहीं आ पाएंगे, हमको थोड़ा यहाँ पर काम है, और आप वहाँ से बस अड्डे से उतार लेना। अब चूड़ी खरीदते हैं। हाँ अरे भैया हमारी मुनिया के लिए एक चूड़ी दिखाओ ना। भैया हाँ कैसी लग रही है भैया? बहुत अच्छी। ये लो भैया, चलें? हाँ चलो। चल आजा जा 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 जा। तू 2 मिनट यहाँ रुक, ठीक है? मैं अभी आता हूँ कुछ काम निपटा के, ठीक है? यहीं रहना। हाँ जल्दी आता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने बोला था ना कि वहीं खड़ी रहना। हाँ भैया वो मैं अच्छा चलो, अब बस का समय हो रहा है, जल्दी से। ये लो, तुम्हारे लिए लेके आए। गला सूख रहा था तुम्हारा? हाँ थैंक यू भैया। चलो जल्दी आओ। अरे काकी जल्दी उतरो, हमें देर हो रही है। अरे भैया हमारी बिटिया आने वाली थी इस बस से। अरे काकी आधा घंटे बाद एक दूसरी बस आएगी, उसमें देख लेना, हो सकता है तुम्हारी बच्ची उसमें आ रही होगी। शंकर का फोन क्यों नहीं लग रहा? शंकर तुम्हारा फोन का ही नहीं लग रहा था। हम कितनी देर से तुमको फोन मिला रहे हैं। हम मोनी अभी तक नहीं पहुंची। और मैंने तो बस में चढ़ा दिया था। नहीं, हम दोनों बस चेक कर चुके हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हे भगवान, कहाँ रह गई होगी मेरी बच्ची? ये तुरंत हमें मिल जाएंगे। साहब साहब साहब, मेरी बच्ची गुम हो गई। मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए साहब। एक मिनट आप शांत हो जाइए, अंदर आइए। आ जाइए, आपकी बेटी मिल जाएगी, आइए। बेटी का नाम? मोनी त्यागी। उम्र क्या? 16 साल साहब। ओके, थैंक यू। सर, एक आदमी ने अपनी पत्नी दीपा गहलोत की मिसिंग रिपोर्ट हरियाणा के गंगुरिया गांव में दर्ज कराई है। ये केस सर वो जली हुई लड़की का केस आपस में कुछ मिलते जुलते से, और वो अपनी वोटी की शिनाख्त के लिए कल यहाँ आ रहा है। अब मामला सुलझ रहा है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बोटी हैगी जी। इसनु घर ले जाओ संस्कार वास्ते। देखिए देवेंद्र जी, आप घबराइए मत, बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, कुछ फॉर्मेलिटी। दीपा कुछ दिनों पहले लापता हो गई। 1 साल पहले साड़ी मुलाकात हुई, तब उदय हालात और हालत दोनों बहुत खराब थी। घरों में जा जाकर काम करती थी, यही कपड़े शपड़े धोना, बर्तन। फिर हमें प्यार हो गया जी, हमने ब्याह कर लिया। कोई घर वाले रिश्तेदार जानते हो तुम? दीपा ने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं दस्या जी, बस इतना पता है कि वो यूपी की थी और झगड़ा छोड़ करके भागी थी। यूपी की थी? तुम कहते हो तुम उसे बहुत प्यार करते हो, वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, तुम्हें इस बात का पता नहीं था? वो प्रेग्नेंट ही नहीं, HIV पॉजिटिव भी थी। ठीक है, आप अभी जाइए, जरूरत पड़े तो हम आपको फिर बुलाएंगे। अच्छा जी, सत श्री अकाल। जीत, मुझे इस आदमी पर शक है, इसके फोन रिकॉर्ड मंगाओ। सर शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन सर अब तक इस मामले में जितने भी सबूत और सुराग मिले हैं, मुझे ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। हो सकता है दीपा के घर वालों को उसकी बीमारी का पता चल गया और शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आपको क्या लगता है सर? तुम्हारा शक सही भी हो सकता है, लेकिन पहले इस देवेंद्र के बारे में पता लगा। एक औरत की निर्मम हत्या के केस को हैंडल कर रही पंजाब पुलिस मौत की इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मरने वाली औरत की शिनाख्त दीपा गहलोत के तौर पर हो चुकी थी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दीपा का पति देवेंद्र भी पुलिस की रडार में था, लेकिन इस केस के चौंकाने वाले हर खुलासे के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम एक कॉमन लिंक की तरह सामने आया था।
इसलिए उत्तर प्रदेश में भी पुलिस लड़कियों के गायब होने की शिकायतों पर छानबीन कर रही थी। अक्सर लड़कियों की हत्या या गायब होने के पीछे ऑनर किलिंग, दहेज या फिर प्रॉपर्टी जैसे कारण होते हैं। क्या इन दोनों केसेस के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण था या फिर ये मामला कुछ और ही था? ये मोनी दिखने में सुंदर है। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि प्यार मोहब्बत का चक्कर हो, कोई उसे भगा के लेके गया होगा। हम ये मान लें कि कोई उसे उठा के लेके गया है या वो खुद किसी के साथ भागी है। गोविंद, हमें ध्यान में रखना होगा कि उसकी माँ का शक किसके ऊपर है। सर, लड़की की माँ रामदेवी का शक जेठ गणेश पर है। उसकी वजह भी है, दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर भयंकर झगड़े होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोनी के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा बाप बेटे को जाता है। राइट सर। पर शंकर के मुताबिक उसने मोनी को बस में चढ़ा दिया था। बिल्कुल। तो बात की शुरुआत वहीं से होती है और मोनी के बस से उतरने पर खत्म। यस सर। साहब, ये देवेंद्र आदमी तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ आदतें बुरी हैं। शराब पीता है, घर पे देर रात से लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक बार उसका तो एक औरत को देखा गया तो पता चला कि वो उसकी बीवी है। बेचारी कहाँ फंस गई। हम तो ठहरे पड़ोसी कुछ बोल भी नहीं सकते। कभी कोई बात हुई आपकी? कुछ बताया उसने कहाँ से है? एक बार उसने बताया था कि वो यूपी के गांव हरफुआ से आई है, बस इतना ही। हरफुआ? साहब, बस तो सीधी हरपुआ आके रुकी और साहब जापनगर और हरपुआ के बीच की दूरी 17-18 किलोमीटर का है साहब, और पहला बस स्टॉप भी हरपुआ है साहब। उस दिन वहाँ पर वो महिला किसी के आने का इंतजार भी कर रही थी साहब, और उसने उसे पूरी बस में ढूंढा भी था साहब। ठीक है, अब जाइए, जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। गोविंद, अगर मोनी ने बस पकड़ी और रामदेवी ने गांव में उसको चेक किया, फिर वो गायब कैसे हुई? सर, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। पत्तों की सरसराहट के बिना इतनी आसानी से किसी का अपहरण कैसे हो सकता है? और अगर हलचल हुई थी तो गवाह कैसे नहीं हो सकता? ऐसा तब हो सकता है जब उसे अगवा करने वाला उसका परिचित हो। शंकर, क्या तुमने किसी को देखा था जो उसका पीछा कर रहा हो? नहीं साहब, वहाँ और कोई नहीं था। मोनी पहले हमारे साथ ही थी और फिर बस पे। तुम्हारे पिताजी कहाँ मिलेंगे? बाबूजी, मोनी को आपने कहाँ छुपा कर रखा है? मोनी? गायब हो गई है वो। बस से आप ही ने उसे उठवाया है। इतने मासूम मत बनिए। क्या बकवास कर रहा है? पगला गए हो क्या? पगलाए नहीं है हम। पूछताछ की थी पुलिस ने हमसे, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि आप हमारा और मोनी का पीछा कर रहे थे। और आपको क्या लगता है, पुलिस को आज नहीं तो कल इस बात का पता चल ही जाएगा। बाबूजी देखिए, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, मोनी को आपने जहाँ कहीं भी छुपा कर रखा है वापस बुला लीजिए। बात अभी इतनी नहीं बिगड़ी। अरे तो सचमुच पगला गया है। नाटक मत करिए, दुश्मनी में आप अंधे हो गए। मोनी को वापस बुला लीजिए, नहीं तो आप जेल के पीछे होंगे। कहा बे? मैं जेल के पीछे होऊंगा? हाँ? नालायक, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अपने बाप पे इल्जाम लगाता है? निकल। जा रहे हैं हम, लेकिन मोनी का पता लगाए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। छुपा लीजिए जहां छुपाना हो उसको। देखिए, हमें शक है कि किसी पहचान वाले ने मोनी को अगवा किया है। फिर आपकी दुश्मनी भी तो थी उसकी माँ के साथ। कोनो दुश्मनी नहीं थी साहब, परिवारों में तो झगड़ा होता रहता है। 5 जनवरी के दिन 2 से 5 के बीच अब कहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं अपने घर में सो रहा था, हमारी घरवाली से पूछ लो। जाइए आप। गोविंद सर, ये आदमी को छुपा रहा है, इसकी लोकेशन हमको जानना जरूरी है। चेक करो इसको। चलो। राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, देवेंद्र के पड़ोसियों से बात करके मुझे पता चला है कि वो एक नंबर का शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी शादी करके बाप बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई उसे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं था। सर, मुझे लगता है उसने दीपा को कहीं ना कहीं से खरीदा था, या तो किसी कोठे से या फिर कहीं और से। वो दीपा को ब्याह कर घर जरूर लाया था,
लेकिन जैसा उसने बताया वैसा प्यार व्यार का कोई चक्कर मुझे नहीं लग रहा है। पुलिस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, दीपा का केस वैसे वैसे उलझता जा रहा था। आखिर कौन थी दीपा और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया था? पंजाब और हरियाणा में लड़के और लड़की के बीच में बढ़ता अंतर जेंडर बैलेंस के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहा है। साल 2012 के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार हरियाणा में हर 1000 लड़कों की तुलना में मात्र 883 लड़कियां हैं और यही आंकड़ा पंजाब में 863 का है। और यही वजह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोग इन इलाकों को एक बाजार की तरह देखते हैं। पुलिस की तहकीकात इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि दीपा को यूपी से पंजाब लाया गया था और अब मोनी भी उसी जगह से अचानक गायब हो चुकी थी। तो क्या दीपा की हत्या और मोनी की गुमशुदगी के बीच कोई कॉमन लिंक था? मोनी का कुछ पता चला? हम पूछताछ कर रहे हैं सर। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गणेश त्यागी भी उस वक्त उसी बाजार में था जहां शंकर था। देखिए सर, हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम जानते थे साहब, गणेश एक कमीना आदमी, उसी ने मेरी बच्ची को अगवा किया है साहब। तुम्हें मालूम था? जी साहब, पर हम क्या करते हैं, हमारा बाप है। नहीं मुंह से, आप समझ रहे ना साहब। तुम्हें पता है ऐसा करना अपराध है? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था साहब। बहन और बाप के बीच में उलझ गए थे। हाँ, हम गए थे बाजार, लेकिन हम मोनी का नहीं, शंकरवा का पीछा कर रहे थे। काहे कि शंकरवा को जुआ खेलने का आदत लग गया है। बहुत कर्जा उधार ले लिया हूँ, तो हमसे ई कहकर पैसा उधार लिया कि हमको किसी का कर्जा चुकाना है। तो हम ई लिए वो का पीछा कर रहे थे कि कहीं फिर से जुआ में ना हार जाए। फिर हमको वो बाजार में मिला, हमको रसीद भी दिया पैसों का। 2 दिन से लापता है मेरी बेटी, कुछ भी पता नहीं है उसका। बोलो क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ। तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। कब पगला गई होगा बहू, है? हमने कछु नहीं किया तुम्हारी बिटिया के साथ। अरे हम तो खुद ही अपने भाई के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमको राखी पे बुलवाए थे। देखो मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। देखो बहू, हम अपने भाई और तुम्हारे मरे हुए सुहाग की सौगंध खा के कहते हैं, हम बेकसूर है, हमने कछु नहीं किया। बहन जी आप उठिए। अगर गणेश ने मोनी को अगवा किया है तो बच नहीं सकता। आप जाइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जाइए आप। हाँ भाई देवेंद्र बोल। सर जी, मैंने उसे कोटे से खरीदा जरूर था, क्योंकि कोई भी मुझे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था और मुझे अपना बच्चा चाहिए था। और जब मैं एक बार कोटे पर गया तो किसी ने मुझे बताया कि मैं वहाँ से शादी के लिए लड़की खरीद सकता हूँ। और तू खरीद लाया क्यों? साहब जी, एक बार पहले भी मैं दीपाणु मिलिया सी, वो मैंने पसंद थी। साहब जी, मैंने उसे कोटे से खरीदा जरूर था, पर ब्याह क्या लाया था। हाँ हाँ, तू तो बहुत शरीफ बंदा है। चल बता, किस कोटे से खरीद कर लाया था उसे? जी वो बोल। पिंकी मैडम से लाया था। चलो निकालो, सबको निकालो। भाभी, मोनी का कुछ पता चला? नहीं, हम अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं। 3 दिन हो गए, हमारी बच्ची के बारे में कोई खबर नहीं। आपको कुछ बताना था मुझे। हो गया बेटा। दीदी, हमको आपका फोन मिलेगा, बहुत जरूरी मैसेज करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो मेरा फोन। क्या लिखा है संदेश में, हमको पढ़ के सुनाओगी? वो तो मोनी ने उसी दिन डिलीट कर दिया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम मोनी की माँ बोल रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर वाली, हाँ वो बता रही थी कि मोनी ने उसके फोन से किसी को संदेशा भेजा था। उसका नंबर है आपके पास? हाँ, उसका नंबर है हमारे पास। मैं चेक करवाता हूँ, ये मैसेज वाला नंबर चेक करवाओ। सर, अब तक शक गणेश पे ही है, क्योंकि गणेश के पास मोनी को कत्ल करने की वजह भी थी और उसने भाई बहन का पीछा भी किया था बाजार में। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि शंकर मोनी को बस में चढ़ा के वहाँ से निकल गया, फिर गणेश आया। गणेश ने खिड़की से इशारा करके मोनी को बस से उतरवाया और वहाँ से निकल पड़ा, जिसकी भनक ड्राइवर को भी नहीं लगी होगी। बिल्कुल हो सकता है, हम दोनों को शक के घेरे में लेते हैं, तुम उनके ऊपर नजर रखो। यस सर। ओ मैडम जी, आपको यहाँ सारी सहूलतें नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी आप अपना मुंह खोलेंगी उतनी जल्दी आप अपने घर वापस जा सकती हैं, वरना हमें और भी तरीके आते हैं बात उगलवाने के, समझिए आप। इस केस की तहकीकात में जुटी पंजाब पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला
जब उनके हाथ पिंकी तक पहुंचे। वो पिंकी जिसने देवेंद्र के साथ दीपा का सौदा किया था। पिंकी उसी कोठे को चलाती थी जहां पर दीपा को रखा गया था। ऐसे में पिंकी इस केस की एक अहम कड़ी थी, लेकिन पिंकी ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और पुलिस को हर हाल में इस ताले की चाबी ढूंढनी थी। इसलिए उन्होंने पिंकी की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। उधर मोनी की तलाश में जुटी यूपी पुलिस ने भी अपना सारा फोकस शंकर और गणेश पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आखिरी बार मोनी शंकर के साथ ही थी। और फिर अचानक इस पूरी घटना में हरी सिंह का नाम आया। कौन था यह हरी सिंह जिसे मोनी ने मैसेज किया था? मोनी के साथ क्या रिश्ता था इस हरी सिंह का? गोविंद। यस सर। ट्विंकल के फोन से मोनी ने किसी हरी सिंह को मैसेज किया था। मैं लगातार फोन किया जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप पूछताछ कीजिए, कौन है वो? जी सर। सर मैं शंकर पे नजर रख रहा हूँ। सर, पिंकी की एक कमजोरी मिल गई है सर। उसकी एक कुड़ी है सर, और उसे उसने अपनी दुनिया से हमेशा अलग रखा है। और उसी कुड़ी की शादी अब एक NRI फैमिली में हुई है, और उसके दामाद की फैमिली उसकी असलियत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। वेरी गुड। ये जगह क्यों, क्या हुआ इस जगह को? जानी पहचानी से लग रही होगी। गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए। पहचाने की क्यों नहीं सर? बेटी का ससुराल जो ठहरा। मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप जो कुछ जानना चाहते हैं मैं बताने को तैयार हूँ। गाड़ी रोकिए। क्यों? अपनी बेटी की बारी आई तो हाथ जोड़ के सब मंजूर है। उन बेटियों का क्या जो तुम्हारी वजह से मरी है? कभी सोचा है उनके बारे में? आप लोग जो कुछ जानना चाहते हैं मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हमने ही अगवा किया था दीपा को, हरपुआ की थी वो। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ 2 और लोग हैं जो गरीब लड़कियों को ढूंढने और उन्हें अगवा करने में मेरी मदद करते हैं। हम ज़्यादातर ऐसी लड़कियों को शिकार बनाते हैं जो गरीब घर से होती हैं, जिनके घर में भाई बाप या कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। दीपा को किसने मारा? हमने उसे दूसरे कोठे को बेच दिया। और क्यों? क्योंकि कुंवारी लड़कियों की ज़्यादा कीमत मिलती है उनको। वो लोग उन्हें एड्स से पीड़ित मर्दों को बेच देते हैं। क्या? हाँ साहब, वो लोग मानते हैं कि कुंवारी लड़की के साथ सोने से उनका मर्ज चला जाएगा। ये सब कब होता है? जब मांग होती है तब। वो तो उस दीपा की किस्मत खराब थी। उस वक्त आई जब डिमांड थी। किस्मत दीपा की खराब नहीं थी, खराब तुम लोग हो। दीपा को किसने जलाया? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका सौदा किन हाथों से हुआ है। और वैसे भी इस सौदे में जो लोग होते हैं वो सामने थोड़ी आते हैं कभी। सर जो मैं देख के आ रहा हूँ उस पर तो मेरी आंखों को भी यकीन नहीं हो रहा है। शंकर के साथ जिस लड़की को मैंने देखा था वो लड़की मोनी नहीं, मोनी जैसी दिखती कोई और लड़की थी जिसका नाम है ज्योति, शंकर की गर्लफ्रेंड। और आज उसने 15,000 का सोने का नेकलेस खरीदा। जब मैंने सुनार से पूछताछ की तो उसने मुझे बताया कि वो ये नेकलेस काफ़ी दिनों से खरीदना चाह रही थी, यहाँ तक कि EMI पे भी। अब ज़रा सोचिए सर, जिस लड़की के अकाउंट में कल तक 1500 रुपये भी नहीं था, आज उसने नगद 15,000 रुपये दे के वो नेकलेस खरीद के घर लेके गई। ये देखिए लड़की के फोटो। मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया गया साहब? सुना है तुमने एक बड़ा सौदा किया है। सौदा? मतलब ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बहुत सौदेबाजी चल रही है आजकल। नहीं साहब, कैसी सौदेबाजी? ये तो तुम बताओगे हमें। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप! जिसने किया उसी का नाम बता दो। बोलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा प्लान शंकर का था। उसी ने मोनी को बेहोशी की दवाई वाला ठंडा पिलाया था। पैसा देना। कपड़े तो बदल ले इसके। किशन के साथ भेजने से पहले उसके कपड़े मैंने पहन लिए। ट्रक ड्राइवर किशन उसे कहाँ लेके जाने वाला था? मुझे नहीं पता साहब। फिर शंकर ने मुझे बस में बिठा दिया। मोनी का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब।
मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चेक करो उधर। दरोगा साहब हुआ का? वो मिला? शंकर कहाँ है? कहाँ है शंकर? देखिए दरोगा बाबू, हमने उनको अपने घर से 2 दिन पहले ही निकाल दिया। कमीना निकला आपका सपूत, ये सब उसी का किया था। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मोनी के अगवा होने में हमारा कोनो हाथ नहीं है। देखो दरोगा साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारा बेटा है, नालायक है, कमीना है। कहाँ मिलेगा वो? अक्सर लोग अपने लालच और स्वार्थ में अपनों और अपने रिश्तों का गला घोट देते हैं। शंकर रिश्ते में मोनी का भाई था। मोनी ने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन पैसों के लालच ने शंकर के जमीर को इतना गिरा दिया था कि रिश्ते और राखी की रस्म दोनों को ही उसने लालच की आग में झोंक दिया था। फरार शंकर के साथ पुलिस ने अब उस ट्रक और ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए बनारस और जयपुर तक के टोल नाकों को खंगाल डाला। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि मोनी का गायब होना कोई सामान्य अपहरण या किसी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, बल्कि मोनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकंजे में फंस चुकी थी। बता अपनी राम कहानी क्या है? नहीं तो यहाँ हम जितना घसीटते हैं ना, उतना मारते भी हैं। साहब, मैंने 25,000 रुपए दिए थे उस लड़की के लिए, शंकर को। इसलिए मैंने तंग आकर शंकर को फोन लगाया था। देख किशन, पैसे तो अभी मेरे पास नहीं। पैसा नहीं है मतलब? साहब मुझे कोई आइडिया नहीं वो छोकरिया को कहाँ लेके गए। इतना मालूम है वो लोग कोई पिंकी मैडम का नाम ले रहे थे। और साहब जो आदमी आए थे वो लोग पंजाब के लग रहे थे साहब, बस बाकी और मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सर, किशन ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो किसी पिंकी मैडम के बारे में बात कर रहा था। जी सर, हमें जल्द से जल्द इस पिंकी मैडम के बारे में पता करना होगा, और साथ ही मैं मोनी की तस्वीर पंजाब और हरियाणा पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। ओके सर। सर, हरपुरा से एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई है। अर्जेंट व्हाट्सअप आया सर, और इसी केस में पिंकी की भी इंक्वायरी आई है। क्या जानती हो इस लड़की को तुम? इसे मैंने एक ब्यूटी पार्लर में देखा था। देखते ही लगा था कि इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इंक्वायरी लगाई थी मैंने, पता चला मेरे ही एक लड़के की बहन है। मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके भाई ने नहीं छोड़ा, ट्रक ड्राइवर को बेच दिया। डायरेक्ट पैसा बनाना था। बाद में आ गया लाइन पर, याद किया मुझे। भेजे थे मैंने अपने लड़के इसे उठाने के लिए। अब कहाँ है ये लड़की? वहीं जहाँ दीपा को भेजा था। सर, पंजाब से फोन आया, उन्हें मोनी की कोई खबर मिली है, प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राम। गुड मॉर्निंग। मैं हर सिंह बोल रहा हूँ, फरीदपुर पंजाब से। जी। आपके जिले से अगवा की गई लड़की मोनी को उसके भाई शंकर ने किसी पिंकी नाम की औरत को भेज दिया। फिर पिंकी ने उसी लड़की को किसी कोठे वाली को भेज दिया। वो लोग कुंवारी लड़कियों को एड्स से पीड़ित अमीर लोगों को सप्लाई करते हैं। उनका मानना ये है कि कुंवारी लड़कियों के संपर्क में आने से उनकी एड्स की बीमारी ठीक हो सकती है। और ये कोटा कहाँ है? ये कोटा हमें भी नहीं पता कहाँ है, ना ही पिंकी को पता है। ये कोटा यूपी से लेकर पंजाब तक कहीं पे भी हो सकता है। इंस्पेक्टर हर्ष, हमें किसी भी हालत में उसको ढूंढना होगा और उस लड़की को वहाँ से बचाना होगा। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर राम, हम दीपा को तो नहीं बचा सके, लेकिन हाँ, मोनी की जिंदगी खराब होने से पहले हम उसे जरूर बचाएंगे। जय हिंद। साहब, हमें शंकर के बारे में मालूम हुआ। क्या ये सही है कि उसने हमारी मोनी को बेच दिया? देखिए, हमारे हाथ को सुराग लगे हैं, हम मोनी तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आपकी बेटी मिल जाएगी। हाँ, ठीक है साहब, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी बच्ची की कोई खबर नहीं मिल जाती हमें। हम नहीं जाएंगे साहब। सुनो जरा, ये इनको चाय या कॉफी कुछ पिला दो। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर राम जी।
हमें खबर मिली है कि कोई नई लड़की किसी कोठे पे आई है। इसको मुंबई के किसी बड़े सेट के लिए रखा गया। तो खूबसूरत और कुंवारी भी है। हम लोग रेड की प्लानिंग कर रहे हैं। हम यहाँ से फौरन निकलते हैं। जी बिल्कुल। लगता है आपकी बेटी हमको मिल जाएगी, आप भी चलिए। हर्ष शर्मा, पंजाब पुलिस। इंस्पेक्टर राम। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। लेट्स मूव। क्या अकेली मिला नहीं क्या अभी? से माल चाहिए। अरे सेठ इधर क्या देखता है? कुछ चाहिए क्या? अरे सेठ ये देख, एकदम रापचिक माल है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एकदम कोई कुंवारी कली दिलाना, एकदम मस्त 16-17 साल की, एकदम मजा आ जाए। क्या सेठ रंगीला लगता है तू तो एकदम। चल माल ले गिन। चल गिन। आई अपना हिस्सा देना। ले तुम दोनों जाओ, लड़की को लेके आओ। Let's go. Let's go. सर एक मिनट। सर ये हरी सिंह, मोनी ने इसी को मैसेज किया था। सर मैं मोनी का दोस्त हूँ, मुझे शंकर का पता मालूम है। दरोगा साहब ले आओ उसको। जी कांस्टेबल श्रीधर नायक कहाँ है? साहब वो तो ड्यूटी पे हैं। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मर्डर किया है उसने। क्या मर्डर? नहीं नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? कौन है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? बाहर निकल। क्या लफड़ा चल रहा है? अरे सर लफड़ा कोई नहीं है, बाइको है मेरी, हस्बैंड एंड वाइफ है हम लोग। अरे सर वो छोड़ो ना, 500 रुपये रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। इधर देखने नहीं मांगता मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहा था वो? क्या बोलेगा, पैसे चाहता था। वैसे 500 रुपए में बहुत महंगा नहीं है वो। अरे अब वो नहीं आएगा।
आपने गाड़ी हाईवे से उतारकर इस सुनसान रास्ते पर क्यों ले ली? देखो ना, एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। कितना अंधेरा है। जयंती, भूख लगी है। आगे एक ढाबा है, वहां मस्त जैन फूड मिलता है। टेस्ट से खाना खाएंगे, क्यों बेटा? क्या हुआ? अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? लगता है हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया है, चेंज करना पड़ेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। देखिए ना, अंधेरे रास्ते में हेडलाइट फ्यूज हो गया। थोड़ी मदद करेंगे साहब, प्लीज। परेश, 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 ठीक हुआ क्या? कुछ तो बोलो परेश। मम्मी। हाँ बेटा, मुझे डर लग रहा है। तुम अंदर ही रहना, निकलना नहीं। परेश कहाँ गए? परेश, परेश, कहाँ देखूं उन्हें? परेश, परेश। अंधेरा, जिसके अपने राज, अपनी कहानियां होती हैं और हर कोई इस अंधेरे का फायदा अपने तरीके से उठाता है। हाईवे बनने के कारण इस पुराने रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां आती थी। कहते हैं कि अगर किसी जंगली जानवर के मुंह कभी इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है और फिर वो हर पल किसी इंसान की तलाश में रहता है कि वो कब उसे अपना शिकार बना ले। ऐसे ही एक आदमखोर इंसान के रूप में एक जानवर इस पुराने रास्ते पर अपने वहशी इरादों को अंजाम दे रहा था। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जनता की रक्षा की कसम खाने वाला एक पुलिस वाला था। और वो उसी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर इस अंधेरे को और अंधेरा कर रहा था, जो अंधेरा उन लोगों की जिंदगी में फैल रहा था जिन्हें वो एक के बाद एक अपना शिकार बना रहा था। और अब तक सिर्फ वही जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना हाईवे पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। सब इंस्पेक्टर जादव ने सब कुछ संभाल लिया है, गाड़ी को टोचन करके बाजू में ले लिया है। हाईवे पर कितनी जीप है पेट्रोलिंग के लिए? आज रात एक जीप पेट्रोलिंग कर रही है सर। और ओल्ड हाईवे पे वहाँ किसकी ड्यूटी है? सर वहाँ पर कांस्टेबल नाइक बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा है। कल बेटे का बर्थडे है, आज रात 12 बजे उसे विश करने जाना है। सर आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू। और हाँ सर, आपके बेटे को हमारी तरफ से भी बर्थडे विश जरूर करना। थैंक यू सावन। पिछले 2 साल से उसके बर्थडे पर नहीं जा पा रहा हूँ मैं। इस साल तो सोचता हूँ कम से कम उसके साथ रहूँ। सर, एक ट्रक वाला पुराने हाईवे से एक बच्चे को उठा के लाए। सर, बच्चा बहुत डरा हुआ है। क्या हुआ पुराने रास्ते पर? कौन है बच्चा? साहब, मैं उधर से गुजर रहा था, शायद इसके माँ बाप है। बहुत बेरहमी से मारा साहब। सावन, तू इसको लेके स्पॉट पे जाओ, मैं बच्चे से बात करके तुमको ज्वाइन करता हूँ। ओके सर, चलो। सर, उस टेम्पो ड्राइवर ने बिल्कुल सही कहा था, 2 बॉडियां मिली है। ये देखिए सर, एक बॉडी है जो मेल की है और वहां पर ये दूसरी बॉडी जो फीमेल की है। शायद यही परेशान हो सकता है। सर गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया। अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? अच्छा, हेडलाइट ऑफ हुए इसलिए गाड़ी यहाँ रुकी है।
और एक बात सर, सर ये देखिए, ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि बच्चा पिछली सीट के नीचे छुपा था, तो कातिल शायद यही देखने के लिए यहाँ तक आया होगा कि कार के अंदर कोई और भी है या नहीं। सावंत, कांस्टेबल नाइक इस हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा है ना? यस सर। जादव जी सर, पूरे हाईवे पर नाकाबंदी लगवा दो और ख़ास तौर पर इस रास्ते पर वायरलेस निगरानी रखो। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ब्लड सैंपल ले लो, फिंगरप्रिंट्स ले लो और एक्सपर्ट्स को दे दो। बिल्कुल सर। कौन? कुछ भी करके हमें उस बच्चे से पता लगाना होगा, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। देखिए, बच्चे की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसे कुछ मेडिसिन दी है जिससे वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इस हालत में आपको उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। सर, पुराने हाईवे पर एक और मर्डर हुआ है, और इस बार सिर्फ मर्डर नहीं, रेप भी हुआ है। एक रात में 2 सड़क हादसे। आज तक इस तरह की वारदात इस सड़क पर कभी नहीं हुई है। अब तक लग रहा था कि ये जो भी कोई कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने रेप भी किया है। सावंत, क्या लगता है तुम्हें, ये किसी एक ही आदमी का काम है या? सर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक आदमी का काम है। सर, 12 बज गए हैं, तो आपको आपके बेटे को बर्थडे विश करना है। 2 साल से मिस कर रहा हूँ सावंत, ये साल भी सही। अब तो उस बेचारे को आदत हो गई है। सर, इसका नाम राजेश खरे, नई मुंबई का रहने वाला। ये लड़का यहाँ पे इसकी मंगेतर के साथ आया था सर। इस लड़के का वॉलेट भी गायब है। रेप इसके मंगेतर का हुआ है? जी सर। तुमने बात की थी उससे? नहीं सर, उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। लेडी कांस्टेबल ने फर्स्ट एड देने के बाद मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इस गाड़ी में मुझे शादी का कार्ड मिला सर। उस कार्ड के हिसाब से इन दोनों की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। क्या नाम है उसका? कहाँ की रहने वाली है? उर्मिला जोशी नाम है सर, नवी मुंबई की है। उस लड़की का रेप करने के बाद उस खूनी ने उसकी चेन और रिंग दोनों छीन ली। ज़्यादा एक काम करो। जी सर। हाईवे पर अपनी एक जीप पेट्रोलिंग पे है, उसे यहाँ लगवाओ। खोपोली पुलिस स्टेशन से एक्स्ट्रा मैन पावर मंगवाओ, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि सुबह तक रुकेगा। तो दिल हो गई आई उसने राजेश को। बस हो गया, बस 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 रख दो फोन अभी, आपको ये तकलीफ हो जाएगा। राजेश! शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस उर्मिला, मी पीआई अमित माने, क्या अभी आपके लिए यह मुमकिन है कि आप हमारे कुछ सवालों को जवाब दे पाए? क्योंकि देखिए, आपने उसे देखा है, तो आप हमारी मदद कर सकती हैं। पाटिल मैडम, स्टेटमेंट लिहून घ्या। मिस उर्मिला, बताइए क्या हुआ था वहां पे? सर, राजेश मेरे होने वाले पति थे और हम खोपोली के पास जो ओल्ड हाईवे वहां पहुंचे तो मौसम बहुत अच्छा था। तो राजेश ने कहा कि तो थोड़ी देर यही रुकते हैं। वहां पे एक बाइक पे ट्रैफिक हवलदार आया। क्या चल रहा है यहाँ पे? बाहर निकल। क्या लफड़ा चल रहा है? 500 रुपये रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। पैसे लेके वो वहां से चला गया, लेकिन फिर आधे पौने घंटे बाद वापस आया तो उससे बात करने के लिए राजेश नीचे उतरा। अरे सर, क्या हुआ? 500 रुपये में 1 घंटा तो बनता ही है ना। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, आप
ये 500 रुपये और रख लो सर, अभी समझ के लो ना प्लीज। ट्रैफिक कांस्टेबल? आर यू श्योर ट्रैफिक कांस्टेबल ने राजेश को मारा? आपका ही आदमी था, उसने सफेद कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। क्यों? आपका आदमी है, ये सब सुन के आपको शौक हुआ? देखिए मिस उर्मिला, गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, वो ना आपका होता है ना हमारा होता है, वो किसी का नहीं होता। लेकिन अगर ये काम हमारे ही किसी आदमी ने किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 24 घंटे में मैं उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पुलिस से घबराइए मत, भरोसा रखिए। अच्छा अब ये बताइए, राजेश को मारने के बाद उसने क्या किया? आपने फोन किसको लगाया था? मैंने अपनी आई को फोन लगाया था, मैंने लगा नहीं। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं बहुत डर गई थी। आपने उसके बैच पर उसका नाम देखा था? कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था, बहुत अंधेरा था और मैं उसका नाम भी नहीं देख पाया। राजेश को मारने के बाद उसने आपको मारने की भी कोशिश की? क्या अगर उस क्रिमिनल की फोटो में आपको दिखाऊं तो आप उसे पहचान पाएंगी? वहाँ बहुत अंधेरा था, लाइट के नाम पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट थी और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था। ठीक है, फिलहाल आप आराम कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपका मेडिकल कराना जरूरी है। उसके बाद मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर आप उसकी फोटो देख उसे पहचान पाई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन कौन है नाइट ड्यूटी पे पता करो, जो छुट्टी पे हैं उनका भी पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है। इसका भी पता लगाओ कि किसे पैसे की ज्यादा जरूरत है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो नजारा क्या होगा। पुलिस इंस्पेक्टर माने के पैरों तले जमीन सरक गई ये जानकर कि कातिल कोई पुलिस वाला है जो अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पर लग गई थी। मीडिया और बड़े अफसरों को अब तक इसकी भनक नहीं लगी थी, वरना पुलिस पर दबाव और बढ़ जाता और इन लोगों तक खबर पहुंचे उससे पहले उस कांस्टेबल का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो पुराने रास्ते पर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस की साख खतरे में थी क्योंकि सबसे पहला इल्जाम उनके बंदोबस्त में लापरवाही का लगता। खोपोली महाराष्ट्र की सारी पुलिस फोर्स के सामने इस वक्त एक ही चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस कांस्टेबल को उसके वैशी इरादों में नाकामयाब किया जाए। जी कांस्टेबल श्रीधर नायक कहाँ है? साहब वो तो ड्यूटी पे हैं। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मर्डर किया उसने। क्या मर्डर? नहीं नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? सर
कांस्टेबल नाइक की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। उसने तकरीबन हर एक आदमी से कुछ ना कुछ तो उधार लिया है। तुमसे कितना पैसा लिया है? सर 12,000। सर छोटा बड़ा सबका मिला के तकरीबन 91,000 रुपये का कर्जा है। मतलब पैसे की जरूरत है उसको, लेकिन ज्यादा उसने रेप भी किया है। जी सर। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ, उसके बीवी के साथ उसका रिश्ता कैसा है? पता नहीं सर। किसी को मालूम है कुछ? सर एक बार नशे में बड़बड़ा रहा था कि उसकी बीवी किसी काम की नहीं रही। क्या नशा करता है वो? दारू पी के ड्यूटी पे आता है? नहीं सर, दारू का तो लत नहीं था, लेकिन गांजे की बहुत बुरी आदत है उसको। हाँ साहब, उसकी माँ की वजह से उनके सर में एक गांठ है, जिसके लिए डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 3 लाख रुपए खर्चा होगा। उसके लिए वो कल शाम को मेरे से झगड़ा भी किया। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना, उससे कुछ इंतजाम हो सकता है। एक लोहे की कील तक नहीं दी शादी में, और अब मेरे गहने बिकवाना चाहते हो? देखना भी मत उनकी तरफ। तो मैं कहां से लाऊं इतने रुपए? एक काम करता हूं, मैं ये घर गिरवी रख देता हूं। अच्छा, फिर बच्चों को क्या मैं सड़क पे सुलाऊंगी? हर बात में तुम ना बोलती हो। अरे घर मेरा ही तो है, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, और बच्चे भूखे नहीं मरे जा रहे हैं। पगार मिलती ना मेरी। 12,000 रुपए को तुम पगार कहते हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपनी माँ के लिए जो करना है करो, पर मैं अपने बच्चों के सर से ये छत नहीं छीनने दूंगी, समझे तुम? रख ले, गहने भी रख ले और ये घर भी रख ले, लेकिन मैं अपने माँ का ऑपरेशन करा के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चोरी डकैती, और जरूरत पड़ी ना तो मैं किसी का खून भी कर सकता हूं। ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होने वाला है? सिटी हॉस्पिटल साहब। ड्यूटी पर जाने के बाद उसका कोई कॉल आया था? नहीं साहब, ड्यूटी पे जाने के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। नाइकला 3 लाख की गरज है, और जब तक ये सारे पैसे जमा नहीं हो जाते वो इसी तरह लोगों को लूटता रहेगा और मारता रहेगा। और जब ये सारे पैसे जमा हो जाएंगे वो या तो घर आएगा या सिटी हॉस्पिटल। सावंत, 2 कांस्टेबल सिविल में सिटी हॉस्पिटल और एक यहाँ इसके घर पे लगवा दो। ठीक है सर। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? साहब एक मिनट, यहाँ आसपास कोई ढाबा वगैरह मिलेगा क्या? एक काम कर, मेरे पीछे पीछे आ। थैंक यू सर, नहीं तो भूख के मारे में मर जाता। ये कौन ट्रैफिक हवालदार था? सर, और 3 कांस्टेबल को बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है। कामड़े, राणे या मेमाने, इन तीनों में से कोई एक होगा। नहीं, ये उन तीनों में से नहीं था। इसने ना हाथ दिखाया ना अपनी गाड़ी को देख के कोई अटेंशन दिया। गाड़ी मोड़ो जल्दी। आगे बाइक पे ट्रैफिक हवलदार और पीछे गाड़ी। इसका मतलब समझ रहे हो? इसको कोई फिर नया शिकार मिल गया है। चलो जल्दी चलो, पीछा करो उसका, स्पीड बढ़ाओ। सर, आगे कोई गाड़ी दिखाई नहीं रही। 1 मिनट, गाड़ी रोको। पीछे हमने कोई राइट या लेफ्ट टर्न मिस तो नहीं कर दिया? सर, एक लेफ्ट टर्न था पीछे। गाड़ी घुमाओ जल्दी। हाँ देखो, आराम से लो, यहीं कहीं वो टर्न है। सर, ये रहा। सर, हो रही गाड़ी। नाइक, जहां कहीं भी हो बाहर निकल आओ। सांस चल रही है, इसका मतलब अभी जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल लेके चलो, हो सकता है इसकी जान बच जाए। चलो। डॉक्टर, कोशिश करना कि ये बच जाए, और जैसे इसे होश आए हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके। सर, गाड़ी के पेपर के मुताबिक जिस पर हमला हुआ है उसका नाम अमित भोजवानी है। थाना का एड्रेस है।
और गाड़ी में जो विजिटिंग कार्ड मिले उसके ऊपर जो नंबर था उस पर फोन किया है। उसकी बीवी आ रही है हॉस्पिटल में। इसका बचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि नाइक के खिलाफ इसकी गवाही हमारे लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। सर लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। उर्मिला ने कहा कि राजेश ने उसे पैसे दे दिए थे, फिर वो वापस क्यों आया और उसने राजेश को मारा क्यों? क्योंकि नाइक को 500 नहीं 3 लाख चाहिए। उसने जब 500 रुपये की नोट लेते वक्त वो वॉलेट देखा होगा, उसके मन में लालच आ गया होगा और उसकी अहमियत उसे बाद में समझ आई होगी। ऐसा लग रहा है कि नाइक को किसी का डर ही नहीं रह गया। अब तो उसे पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो अब कुछ भी करने से नहीं डरेगा। ये अपनी माँ के लिए कर रहा है ना सब, तब तो यहाँ ज़रूर आएगा वो। मैडम मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे, उर्मिला जोशी उसका नाम। वो कौन से रूम में है? मैं उसकी माँ हूँ। अगर कोई खबर मिलती है तो तुरंत मुझे फोन करना। सर इस फाइल में हमारे तीनों चौकी के सारे कांस्टेबल के फोटो है। ये नाइक की फोटो तुमने बीच में लगाई है ना? जी सर, जैसे आपने बोला था वैसे लगाई। ये देखिए। देखिए इनमें से कोई। नहीं। इनमें से कोई। जरा इस फोटो को देखिए, इसे देखा है कहीं? पहचानती हो इसे? नहीं, ये नहीं था। इन दोनों में से एक था। सर ये शिर्के और जगदाड़ है। ये दोनों हाईवे वाली पुलिस जीप पे पूरी टीम के साथ पेट्रोलिंग पे है। देखिए मिस उर्मिला, आप जिन्हें पहचान रही हैं वो हाईवे पर सारी रात पेट्रोलिंग पे हैं। 1 मिनट के लिए भी वहां से नहीं हिले हैं। मैंने कहा ना, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था। मुझे कुछ याद नहीं। बता सकती हैं उनके बारे में, जैसे उसके बदन पे कोई निशान हो या फिर उसकी हाइट? शायद उसकी हाइट 5, 8 या 5, 9। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस कीजिए आप। जिस हादसे से वो गुजरी है उसमें आदमी को होश कहाँ रहता है ये सब देखने का? देखिए हम समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। उसने सिर्फ राजेश को नहीं मारा है और 3 लोगों को मारा है। एक बच्चा अनाथ हो गया है, एक आदमी इसी अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचेगा या नहीं। देखिए प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ पाए तो ये लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी। उर्मिला और देवेश पुलिस की अब तक कोई मदद नहीं कर पाए थे। देवेश अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस के पास एक ही उम्मीद थी, अमित भोजवानी, और वो उम्मीद भी टूट गई जब अमित भोजवानी ने ऑपरेशन टेबल पर अपनी आखिरी सांस ली। सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या ये पुलिस वाला वाकई में श्रीधर नायक था? क्या वो वाकई इस डिपार्टमेंट का था या फिर उसके भेस में कोई और ही इन वारदातों को अंजाम दे रहा था? सर कांस्टेबल नाइक की लाश। सर ये वही आदमी है जिसने इसे पहली बार नोटिस किया था। इसकी खरोच देख के ऐसे लगता है कि इसे मारा कहीं और गया हो और बॉडी खींच के यहाँ पे लाई गई है। खून सूख चुका है, इसका मतलब है कि मर्डर 5-6 घंटे पहले किया गया। सर ये चप्पल शर्ट मिला सर। ये शर्ट? लेकिन नाइक को तो वर्दी पे होना चाहिए था। इसका मतलब है कि नाइक के भेस में कोई और ही ये लूटपाट और मर्डर कर रहा है। उसने पहले नाइक को मारा होगा,
तो इसकी वर्दी पहनकर अब वो लोगों को लूट रहा है और मार रहा है। पर ये है कौन? कांस्टेबल नायक जो अपनी मरती हुई मां को बचाना चाहता था, आज खुद मौत की नींद सो गया था। पुलिस जिस केस को सॉल्व किया हुआ समझ रही थी, वो और पेचीदा हो गया था, क्योंकि जो शक नायक पर था, अब वो एक अनजान, उसी अंधेरे के बीच ना दिखाई देने वाले चेहरे पर जा टिका था। कौन हो सकता था ये, जिसने ना सिर्फ लोगों की जान ली थी, पैसा लूटा था, बल्कि उसने उर्मिला के साथ बलात्कार भी किया था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। जो केस नायक के हाथ लगने से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके सारे सिरे अब खो चुके थे। पुलिस के पास एक फोन कॉल आया जिसमें एक फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस को यह बताया कि उसने अपने नौकर को खून से सने कपड़े धोते हुए देखा है। पुलिस बिना देर किए वहां पहुंची। सुबह आपने उसे कितने बजे देखा? सुबह जब मैं 6 साढ़े 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी उसे कुछ कपड़े उठाकर धोने के लिए जाते हुए देखा, और उसमें ट्रैफिक हवलदार की वर्दी भी देखी जिस पर खून के दाग लगे हुए थे। मैं भी हैरान था ये देखकर कि मिंटू के पास ये पुलिस की वर्दी कहाँ से आई, और वो भी खून से भरी हुई। और वो खून ये देखने के लिए मैं उसे चुप कर देख रहा था। उसने जिस बाल्टी में वो शर्ट डुबाकर पानी फेंका तो पूरा लाल था। उस वक्त मुझे शक हुआ और आपको फोन किया। ये मिंटू यादव अभी कहाँ होगा? यही होगा, पीछे अपने कमरे में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये बता, पूरी रात कहाँ था तू? साहब मैं अपने कमरे में सो रहा था। ढाबे से वापस आने के लिए कितने बजे निकला था? साहब कल मेरी तबीयत खराब थी, ढाबे पे आके मैं सो गया था साहब, और मैंने ढाबा 10 बजे छोड़ दिया था साहब। उसके बाद तूने खून किए? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। ये वर्दी तेरे पास कहाँ से आई? इसे तूने ही धो के सुखाया है ना? हाँ साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धो के सुखाई है। सच बता, इस वर्दी में जो खून लगा था वो किसका था जिसे तूने धो दिया है? मालूम नहीं साहब, उसने मुझे बताया नहीं। उसने किसने? शेख ने साहब, उसी ने मुझे ये वर्दी दी थी धोने को। शेख? कौन है शेख? साहब जिस ढाबे में मैं काम करता हूँ वो भी उसी ढाबे में काम करता है, और आज सुबह ही उसने मुझे वर्दी दी थी धोने को। शेख, ये पुलिस वर्दी का हाथ पहन के आ गया। यार इसमें खून लगा हुआ यार। अरे बहुत सही रास्ता ढूंढा मैंने पैसा कमाने का, समझा? अब कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तू बस एक काम कर, ये वर्दी ना अच्छे से साफ करके रख दे, मैं आकर बाद में लेता हूँ तेरे से। क्या बोल रहा है यार, क्या करके आया तू? ज्यादा झूठा मत कर, समझा? जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। बहुत मोटा माल छापा है मैंने, ये देख। एक काम कर, तू रख। हम ये कैसे मान ले कि ये सच है? ये भी हो सकता है कि तू हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये कहानी बक रहा है। आप जीना से पूछ सकते हैं साहब, वो आपको सारी सच्चाई बता देगी। ये ले, ये सब तेरे लिए। देख, अब तो मेरे को नखरे नहीं दिखाएगी ना, कभी ना नहीं बोलेगी ना। शेख, इतना जेवर, इतना पैसा किधर से लाया तू? अरे डाका डाला मैंने तेरे लिए। क्या? देख अभी सब छोड़ना, ऐसा मैं रोल ला के दूंगा, समझी? चला पास आ कलेजे के, ताकि थोड़ा ठंडक पड़ जाए मेरी जान। बहुत हो गया, ये माल पूरा नहीं है, पहले माल पूरा कर। अरे मैं इसको पूरा कर देगा ना, बोलता है मैं। तू पहले आधा काम तो कर। ऐसे नहीं चलेगा, पहले ये माल पूरा दे और फिर ये माल ले। ए देख ज़ीनत, ऐसा मत बोल। देख ना ज़ीनत, कितना प्यार करता है। तेरे को काम पे जाने का, चल अब निकल तू। ज़ीनत, निकल, मुझे काम पे जाने का, चल। अरे ए ज़ीनत, देख ऐसे नहीं कर सकती। चल चल चल, निकल यहाँ से। सुना, ए ज़ीनत, अरे ऐसा मत कर रहे। कितना भाव खा रही है तू? ज़ीनत तू ही है? जी साहब, मैं ही है। शेख कहाँ है? वो आकर भी गया साहब। कब गया? अभी आपके आने से पहले। कोई फोटो इसकी? जी साहब, मोबाइल में। जल्दी से लेके आओ। जी साहब, जाकर ढूंढो इस आदमी को, आसपास ही कहीं होगा। सर
उसने कुछ ला कर दिया तुम्हें? जी साहब। साहब वो मेरे को बोला कि मेरे वास्ते डाका डाला। मुझे लगा कि मजाक किया। सिर्फ डाका नहीं डाला, 5 लोगों का खून किया उसने, और तुम्हें मजाक लग रहा है? इतने सारे पैसे, इतने सारे गहने कहां से आए उसके पास एक रात में? क्या बोल के गया था? यहां से कहां जाने वाला है? अभी उसके ढाबे पे जाने का टाइम हुआ है। सर वो अभी तक आया नहीं, और अगर आ भी गया है तो बॉस के ऑर्डर्स है कि उसे नौकरी से निकाल दो। हर दूसरे दिन गायब रहता है सर। कल वो कितने बजे आया था ढाबे पर? कल तो वो आया ही नहीं था सर। वीकेंड्स पे बिजनेस होता है। 150 मुर्गियां अंदर पड़ी है, उसने एक भी नहीं काटी। ये शेख जब काम पर नहीं आता है तब किसी को पता होता है कि वो कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा सर, 1 नंबर का गंजेड़ी है, गांजा पीने ही जाता है। चल निकल चल। सही बना रहे। सर सकपाल ने साइन दे दिए। आ गया, चल वोट ले। और उधर नहीं चलेगा, पहले का तेरा बहुत बाकी है। चल चल निकल चल। यार कितना रोता रहता है, कितना बाकी है तेरा? चल पकड़। इतना ही बोले तो पूरे साल का दे दूं। पूरे साल के लेकर क्या करेगा? क्योंकि जेल में तो तू ये पी नहीं पाएगा। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? क्या यही है वो आदमी जिसने तुम्हारे मम्मी डैडी को मारा था? क्या यही है वो? यही है वो, इसने मेरे मम्मी डैडी को मारा। दिवेश बेटा चल चल अब शुरू से बता, इतने लोगों को क्यों मारा तूने? साहब जो कुछ भी किया वो जीनत का वास्ते किया साहब। बहुत प्यार करता हूँ साहब उसको, मैरिज बनाने का था मेरे को उसके साथ, पर मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को फुटने को बोली साहब। चल रे, मैं तुझ जैसे कंगाल से काई को शादी बनाऊं? क्या? एक कौन बोला तेरे को मैं कंगाल हूं? हाँ अरे नौकरी है मेरी, अच्छा खासा कमाता हूँ, हर महीने पगार आती है मेरी। तो हंस रही है। शेख तू जितना महीने भर में कमाता है ना, उससे मेरा एक दिन का भी गुजारा नहीं होगा। अच्छा कितना चाहिए तेरे को? तो मुझे 1 लाख रुपए ला कर दे, फिर बात करना। कहाँ से लाऊंगा मैं 1 लाख रुपया? जीनत चाहिए ना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत लंबी लाइन है मेरे चाहने वालों की। और वैसे भी तू नहीं लाएगा तो कोई और ले आएगा। वो तेरा दोस्त है ना मिंटू, वो भी लाइन में खड़ा है मेरे। मिंटू देख, तू सिर्फ मेरी है, समझी तू? तेरे को पैसा मांगता है ना, मैं लाएगा, किधर से भी लाएगा, मैं लाएगा। एक औरत को पाने के चक्कर में तूने इतने लोगों को मारा? पता नाइक को क्यों मारा और कैसे मारा? अरे क्यों नहीं अरे मिल जाएगा माल। हाँ लेकिन हाँ इस बार मैं पैसा दुगना लूंगा। हाँ अरे साहब आई की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बोला कि अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो बच नहीं पाएगी। मैंने बीवी को बोला कि गहने बेच दे, उसने मना कर दिया। मैंने भी कहा कि मैं जमा कर लूँगा, हाईवे पे गाड़ी रुका के 500,000 करके हो जाएगा। क्या है ना कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो भी हाईवे पे जाती हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, हो जाएगा। लाना मुझे जल्दी जाना है ड्यूटी पे, रात भर जागना है मेरा। चलो ये अरे हो
साहब मेरे को आगे तक छोड़ देंगे क्या? क्या जाना तेरे को? वो सनसेट पॉइंट नाका तक। आजा। क्या हो सर? 1 मिनट उतरना, मैं पेशाब करके आता हूँ। उसका बातें सुनकर मेरा दिमाग चमका। मेरे को लगा अगर इसका वर्दी मिल जाता है तो मेरे को कभी पैसा का कमी नहीं रहेगा साहब। उसके बाद साहब जो भी प्राइवेट गाड़ी उस पुराना हाईवे पे आया ना, मैं सबको मार दिया और गहना जेवर पैसा सब लूट लिया साहब। अरे तुझे तो पैसा चाहिए था ना, तूने बलात्कार क्यों किया? साहब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब, बस उस दिन जो जीनत ने मेरे साथ किया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया साहब। बस सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। तुझे पता भी नहीं है तूने कितनी जिंदगियां उजाड़ी हैं। सिर्फ यही अदालत नहीं, खुदा की अदालत में भी तू गुनहगार पाया जाएगा। तुझ पे कोई रहम नहीं करेगा। कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जिसने इंसान को वैशी दरिंदा बना दिया था? ये मोहब्बत थी या पागलपन? उर्मिला से ना सिर्फ उसके आने वाले शादीशुदा जिंदगी के सपने छीन लिए गए, बल्कि उसे भयंकर यादों के साथ जीने के लिए भी छोड़ दिया गया। 10 साल की उम्र में देवेश को अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। ये छाप शायद उसके दिमाग से कभी नहीं मिट पाएगी। चंद घंटों में वो अनाथ हो गया था। नायक की माँ भी इलाज के अभाव में चल बसी। एक शैतान ने अपनी जिद को मोहब्बत का चोला पहनाया और दहशत का खेल खेला। अदालत ने शेख को इन सभी हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत और उर्मिला के साथ बलात्कार करने के लिए धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।